हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन का गैप आपसे लिया जाएगा बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल्स कमिंग नियर बाय। एंड नाउ अब हम गवर्नेंस के लेक्चर को शुरू करेंगे। बिकॉज मैंने आपको बताया भी था कि हमारा प्रोसीजर क्या होगा। हम गवर्नेंस की शुरुआत करेंगे, उसके बाद आईआर पर पहुंचेंगे। आईआर यानी कि जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन नहीं। इंटरनेशनल रिलेशन तो यूं कह सकते हो कि आप करंट अफेयर से प्रिपेयर कर लेना, वो भी इनफ होगा। बिकॉज जो आईआर के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखा है, एनालिसिस किया है, तो पता चलता है कि कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए बायलैटरल रिलेशंस के बारे में। और उसके बाद आप आंसर्स आसानी से कर सकते हो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से। और जो विजन आईएएस की मैगजीन है, वैसे भी आप देखोगे जब भी आईआर कवर किया जाता है तो बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आईआर का फोकस मेरा नहीं रहेगा। मैं फोकस करूंगा इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर। बिकॉज इंटरनल सिक्योरिटी अपने आप में ही काफी ज्यादा बड़ा टॉपिक है। और आपको भी पता है, जब हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, देश की सुरक्षा की बात करेंगे, तो वहां पर आपका इंटरनल सिक्योरिटी प्लस एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों होती है। और अगर हमारा इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत है तो एक्सटर्नल डिस्टरबेंसेस उतना ज्यादा असर नहीं करेगी। लेकिन आप भी सोचते होंगे कि अगर इंटरनल सिक्योरिटी ही हमारा वीक है, यू कह सकते हो कि एक प्रकार से हमारे ही देश में कुछ ऐसे ग्रुप्स या एसोसिएशन रहते हैं जो लेट्स से कि होस्टाइल नेशन को एक पूरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो आप समझिए कि कितनी बड़ी देश के लिए खतरा होगा। इसलिए कहा भी जाता है कि इंटरनल सिक्योरिटी या फिर इंटरनल स्ट्रेंथ देश की अगर बनी रहती है तो जाहिर सी बात है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो इस एंगल से भी हमें देखना है। हम आई आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी को हम पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो गवर्नेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा शॉर्ट चैप्टर है और उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, तो आसानी से ये आपका कवर हो जाएगा काफी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। और इस बार हम अपने लेक्चर को शॉर्ट ही रखेंगे, क्रिस्पी रखेंगे, ताकि आपका भी समय ज्यादा ना लिया जाए। आप भी बार बार इसे रिविजन करो, आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हम जब भी कोई कोर्स की शुरुआत करते हैं तो ध्यान रखना है आपको कि हम सिलेबस के आधार पर चलेंगे कि व्हाट इज द सिलेबस। तो सिलेबस में क्या क्या कवर किया गया है। बिकॉज आप भी अगर समय दे रहे हो तो अल्टीमेटली अगर आपको वो पूरा कंटेंट ना मिले जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो तो फिर फायदा नहीं है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले सिलेबस से वाकिफ करवाता हूं ताकि आप भी उसको समझ सको। तो देखो, ये आपका यूपीएससी का सिलेबस है मेंस का, जहां पर आपका ये पूरा गवर्नेंस का टॉपिक है। ठीक है, तो गवर्नेंस के टॉपिक में आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात तो आएगा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस में बहुत सारे डायमेंशन आ जाते हैं। गवर्नेंस क्या है, ठीक है, और गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यू क्या है ना, किस प्रकार से हम बेटर गवर्नेंस इंश्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ ई गवर्नेंस का काफी ज्यादा सिस्टम आ रहा है, तो ई गवर्नेंस के बारे में जानेंगे। क्या चैलेंजेस है रिगार्डिंग द ई गवर्नेंस, क्या बेनिफिट्स है रिगार्डिंग ई गवर्नेंस, ये सब हम देखने वाले हैं। एलोंग विथ, आपको भी पता है, गवर्नेंस के साथ एक और मुद्दा जुड़ा रहता है, वो है आपका ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करेंगे, क्यों ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी उतने ज्यादा नहीं देखने को मिलती है, हमारे सिस्टम में क्या खामियां हैं, वो सब हम देखेंगे। अलोंग विथ ई गवर्नेंस, उसके एप्लीकेशंस, मॉडल्स, यानी कि वेरियस मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस होता है। ठीक है, जैसे आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, है ना, इन्वेस्टमेंट में आपका पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर गवर्नमेंट ओनली इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर प्राइवेट ओनली इन्वेस्टमेंट होता है। इस प्रकार से ई गवर्नेंस के भी मॉडल है। उसके बाद सक्सेसेस या फिर लिमिटेशंस क्या रही हैं, पोटेंशियल क्या है। तो ई गवर्नेंस आने वाले समय में पोटेंशियल ही पोटेंशियल लगता है कि नहीं है। जैसे आज ई नैम देख लो, गवर्नमेंट की है, तो ई नैम क्या है आपका, एक प्रकार से फार्मर्स के जो भी प्रोड्यूस है उसको इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर रखा जाता है और अल्टीमेटली वहां से खरीद बिक्री होती है। तो ये आप देख सकते हो कि डिजिटल पेनिट्रेशन का कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
तो उसी प्रकार से कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस हमारी जो भी सर्विसेज हम अवेल करते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट उसको आसान बनाता है, उसको टाइमली डिलीवर करने का प्रयास करता है, और गवर्नमेंट हमेशा ये सुनिश्चित करेगी कि जो पीछे से पीछे वाला सेक्शन है या फिर जो सबसे पुअरेस्ट से पुअरेस्ट व्यक्ति ही क्यों ना हो उसको भी आसानी से सही तरीके से गवर्नमेंट सर्विसेज मिले, ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो, ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ डेवलपमेंट, ठीक है, वो सब प्रमोट हो सके। तो ये सब बातें हैं। उसके बाद देखो सिटीजन चार्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिटीजन चार्टर यानी कि यूं कह सकते हो कि क्या सर्विसेज हमें सिटीजन्स को देने हैं, ठीक है, ये सब कुछ होते हैं सिटीजन चार्टर में। या फिर यूं कह सकते हो कि हर कंपनी के लिए से बड़ी बड़ी कंपनी होती है या फिर बैंक्स होती हैं, ठीक है, तो वो अपने अपने चार्टर प्रिपेयर करते हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइन करिएगा तो हम आपको इतनी सारी सुविधाएं देंगे, ये ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म होगा। तो उसी प्रकार से सिटीजन चार्टर भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, ये तो फिर वही आ गई, ठीक है, एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आई थिंक कि हर एक साल क्वेश्चन में पूछ ही लिया जाता है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन ए डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने ये ट्रेंड एनालिसिस किया है कि गवर्नेंस के टॉपिक से डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर्स को भी छोड़ना नहीं है। और हाँ, जब हम बात करते हैं एथिक्स, मतलब ये जो आपका गवर्नेंस प्रहार वाली मैगजीन की, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक एनालिसिस, बेसिक आइडिया आपको गवर्नेंस के बारे में दे देगा आराम से। लेकिन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़ता है करंट अफेयर से, बिकॉज आपको पता है ना कितना भी कोई भी मैगजीन हो वो मोस्टली आपके स्टैटिक पोर्शन को कवर कर देगा, लेकिन डायनेमिक पोर्शन को अगर कवर करना है तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स में चल रहे इश्यू उन सब से आपको वाकिफ होने पड़ेंगे, तब जाके आपका जो है क्वेश्चंस जो भी फ्रेम किए जाते हैं, आपको पता है न्यूज पेपर सबसे ही उठाए जाते हैं, तो जो भी आपके करंट अफेयर्स होते हैं वो उन कंटेंट को कवर करते हैं, तो आप अपने तैयारी को मेकअप कर सकते हो, सब्सटेंशिएट कर सकते हो। सो आई एम ट्राइंग टू टॉक यू अबाउट दिस, ठीक है। करंट अफेयर से जुड़े रहना है ताकि आपका जो आंसर्स है या फिर आपका जो प्रिपरेशन है वो डबल हो सके। तो होप यू अंडरस्टूड। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चंस के एनालिसिस को देखते हैं, बिकॉज एक ही साथ मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन किसी प्रकार का ना रहे कि क्वेश्चंस कितने आते हैं कितने नहीं आते। ये शुरुआती दौर में एनालिसिस कर देना काफी ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आप अगर आगे के लेक्चर को देखते हो तो अल्टीमेटली आपको आइडिया रहे कि हाँ क्वेश्चंस पूछे जाते ही हैं, तो ऐसे में उनका रिलेवेंस भी है, तो हमें इसकी भी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी सम क्वेश्चंस एंड कितने नंबर के आए हैं और कौन से ईयर में आए हैं, थोड़ा सा इसका भी ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं, बिकॉज PYQ इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर जिससे आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हो काफी मजबूत और एलोबरेट तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, एक्चुअली दिस इज द कंटेंट फ्रॉम द विजन IAS जो उन्होंने कंपाइलेशन प्रोवाइड की है PYQ का। तो यहाँ से मैंने इस कंटेंट को उठाया है। तो यहाँ पर गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका आया है। तो पहला है आपका 2021 में जो पूछा गया था आपका बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर के बारे में, कि प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर नेसेसरी प्री कंडीशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो बेसिकली इसको एनालिसिस करना है, तो इस एंगल से आपका क्वेश्चन पूछा गया। फिर आप देख सकते हो, और अगर हम नीचे जाइए तो 2021 में मान के चलो एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद चलो आप नीचे चलो, यहाँ पर आप देखिए फिर आपका 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन काफी ज्यादा न्यूज में था, जिसको आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, डिजिटल रिवॉल्यूशन के बारे में। इन्होंने ई गवर्नेंस को एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नेंस की दिशा में काफी इंपॉर्टेंट योगदान किया है। तो आप देखो ई गवर्नेंस से जोड़कर आपका क्वेश्चन पूछा गया है ना, ई गवर्नेंस आपका टॉपिक, तो उसको डिस्कस करना है। उसके बाद 2019 में भी आपका पूछा गया है, देख सकते हो, ICT बेस्ड प्रोजेक्ट यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट या फिर प्रोग्राम, वो आपका सर्टेन वाइटल फैक्टर्स से सफर करता है, तो क्या कमियां हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद मेजर सजेस्ट करना है फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो एक प्रकार से होगा कि आप डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट जो भी है उनकी क्या खामियां हैं, ठीक है, तो
हो सकता है डिजिटल कनेक्टिविटी हर जगह ना हो, है ना, एसिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है, ये भी आपने देखा होगा। तो इस प्रकार की खामियों को एनालिसिस कर सकते हो और मेजर्स सजेस्ट किए जा सकते हैं, ये बात भी निकल कर आती है। उसके बाद देख लो फिर से ई गवर्नेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा है 2018 में, ठीक है, तो ये सब बात है। उसके बाद सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, ये भी आपका गवर्नेंस का ही टॉपिक है। और यहाँ पर देखिए जो आपका आरटीआई एक्ट को अमेंड किया गया था ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसमें पावर डाइल्यूट किए गए थे, तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। तो कौन से चीज पर डाइल्यूशन देखने को मिली थी उसके बारे में आपको बताना है, क्योंकि जब तक उसके बारे में बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हाँ यहाँ पर चेंज हुआ था और उसका किस प्रकार से इम्पैक्ट उनके ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस पर पड़ सकता है। जैसे अपॉइंटमेंट की बात थी, तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ एडिशन की गई थी, तो ये बात है। फिर देख लो सिटीजन चार्टर पर क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, तो ऑन एवरेज मान के चलो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन ए डेमोक्रेसी, तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है ना, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका डेमोक्रेसी को इंश्योर करने में क्या योगदान है। तो ये टॉपिक काफी ज्यादा सदाबहार है, क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। जैसे 2020 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ये आप भी इस बात से सहमत होते रहते होंगे कि जो इंस्टीट्यूशन संस्थाएं की क्वालिटी है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के, नहीं तो क्या होगा, वेस्टेज ऑफ फंड्स होगा, ठीक है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी नहीं होगा, तो जो बेनिफिशियरीज को फायदा पहुंचने चाहिए वो फायदा नहीं पहुंच सकेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली रिफॉर्म्स वैसे तो काफी लंबे समय से मांग है, तो रिफॉर्म्स करने के लिए कुछ सजेशंस की मांग की गई है इस क्वेश्चन में इन सिविल सर्विसेज कि किस प्रकार से वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। फिर देख लो 2017 में फिर से सिविल सर्विसेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, इनिशियली सिविल सर्विसेज इन इंडिया वर डिजाइन टू अचीव द गोल्स ऑफ न्यूट्रलिटी एंड इफेक्टिवनेस। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं कहा तो यही जाता है ना, पॉलिटिकली न्यूट्रल हो, ठीक है, और वो इफेक्टिव तरीके से काम करे, और यही गोल भी रहा है सिविल सर्विसेज का, ठीक है। लेकिन अभी जो है ये पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और इफेक्टिवनेस की कमी देखने को मिल रही है। तो क्या आप एग्री करते हैं कि भाई साहब ड्रास्टिक रिफॉर्म्स की जरूरत है सिविल सर्विसेज में? उसी कंटेक्स्ट में आप देख लो 2020 में भी उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो जनरली आपका जो सिविल सर्विसेज में है ना, रिफॉर्म्स के ऊपर पुश किया जाता है, रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, ये आप भी समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो होप यू अंडरस्टूड व्हाट द एनालिसिस आई हैव प्रोवाइडेड। और उसके बाद एक इश्यू रहती है ना सिविल सर्विसेज में, वो है कैडर बेस्ड। तो हैज द कैडर बेस्ड सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बीन द काउज ऑफ स्लो चेंज इन इंडिया? कैडर बेस्ड समझते हो ना कि एक कैडर एलोकेट हो गई तो अल्टीमेटली वहीं पर आपको अपनी सर्विसेज देनी है। तो क्या ये जो आपका रेस्ट्रिक्टेड पोस्टिंग की एक बार जिस स्टेट में हो गई वहीं पर रहना है, ठीक है, तो कहीं ये तो कारण नहीं है स्लो चेंज इन इंडिया में, तो आपको इसको एग्जामिन करना है, ठीक है, ये बात निकल कर आती है। उसके बाद देखो 2013 में पूछा गया, लोकपाल का काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था, है ना, तो इसलिए वो क्वेश्चन भी पूछा गया, लेकिन 2013 वाला क्वेश्चन काफी पुराना हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिविल सर्विसेज में जो रिफॉर्म्स वाला टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, और क्या कुछ खामियां हैं वो भी आपको देखना होगा, क्योंकि जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो उसके वीकनेस को देखना पड़ेगा, स्ट्रेंथ को देखना पड़ेगा, और रिफॉर्म्स क्या किए जाने चाहिए और गवर्नमेंट ने कुछ क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो इस एंगल से आपको देखना होगा, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड। तो ये तो टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब पर फोकस करना है। तो ये एनालिसिस हो आपको समझ में आई होगी, और इसीलिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एनालिसिस देखना है कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना होती है। उसके बाद ये भी हमने डिस्कस किया 2019 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया था, न्यू लिबरल पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग।
ये न्यू लिबरल पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग होता है, समझते हो? इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी डेवलपमेंट प्लानिंग किया जाता है ना, इसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सारे इंटरेस्ट, सारे कंसर्न्स को ध्यान में रखकर डेवलपमेंट प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो उसी एंगल से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यू लिबरल पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग, मल्टी लेवल प्लानिंग is expected to make operations cost effective and remove many implementation blockages। तो इस पर डिस्कस करने की बात कही गई है। ठीक है, तो उसके बाद देखो 2018 में पॉलिसी कंट्रोडिक्शंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलिसी कंट्रोडिक्शन मतलब समझ रहे हो कि भाई साहब एक सेक्टर है, उस पर लेट से कि ए पॉलिसी बनाई गई, कोई दूसरा सेक्टर है उस पर बी पॉलिसी बनाई गई, पता चला ये जो ए सेक्टर के लिए पॉलिसी बनाई वो बी सेक्टर के लिए कंट्राडिक्ट कर रहा है ना। उसी को हम पॉलिटी में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन ये जो पॉलिसी कंट्राडिक्शन है, तो इसके कारण क्या होगा, एक सेक्टर खुश होगा, दूसरा सेक्टर आपका असहमत होगा, क्योंकि एक सेक्टर को जो बेनिफिट पहुंचा रहा है जो पॉलिसी है, वो दूसरा सेक्टर उनको नुकसान पहुंचा रहा होगा। ठीक है, जैसे ये जो आरसीईपी का मुद्दा हम देखते हैं, तो आरसीईपी में भले ही ये सोचा जा रहा था कि इससे हमारे एक्सपोर्ट बूस्ट हो सकते हैं, ठीक है, सब कुछ होगा, लेकिन ये भी तो मुद्दा निकल कर आता है ना कि इम्पोर्ट डिपेंडेंसी काफी ज्यादा हो जाएगा, चाइना को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा, साथ ही साथ जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा। तो इसीलिए आपका ये सब कुछ इश्यू आती है। पॉलिसी कंट्राडिक्शन काफी बड़ी इश्यू है, देखने को मिलती है लगभग डिफरेंट पॉलिसीज के बीच, डिफरेंट सेक्टर्स के बीच, तो ये बात है। उसके बाद देख लो 2016 में क्वेश्चन पूछ लिया गया, हैज द इंडियन गवर्नेंस सिस्टम responded adequately to the demands of liberalization, privatization, globalization, जो आपका 1991 में हुआ था, और गवर्नमेंट क्या कर सकती है टू बी रिस्पॉन्सिबल टू दिस इम्पोर्टेंट चेंज। तो एक प्रकार से आपको रिव्यू पूछ लिया गया है। ठीक है, कि जो आपका 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए तो इंडियन गवर्नमेंट ने सही से रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है, नहीं किया है तो क्या खामियां रही हैं। जैसे आपको भी पता है खामियां नजर आएगी आपको कि सोशल इनइक्वलिटी, इनकम इनइक्वलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे, और ये भी आप देखते होंगे कि इम्पोर्ट डिपेंडेंसी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो इस एंगल से आपको थिंक करना है और आंसर निकालना है, बिकॉज आंसर आप ही के पास है, बस सोचना है। जो आपने न्यूज पेपर से में पढ़ा होगा, मैगजीन से में पढ़ा होगा, वहां से आंसर निकाल सकते हो। तो ये हमने एनालिसिस किया पूरा। अब चलेंगे हम अपने टॉपिक के ऊपर, दैट इज योर गवर्नेंस। तो होप यहाँ तक आपको चीजें पसंद आई होगी, समझ में आ रही होगी। अब हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस इन वेरियस सेक्टर्स, और क्या मीनिंग होता है, क्या इश्यूज है गवर्नमेंट पॉलिसीज में, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी कोई बनाई जाएगी तो हर व्यक्ति को तो खुश नहीं करेगा। ठीक है, वही होता है ना कंफ्लिक्टिंग, कि सर्टेन सेक्शन को हो सकता है पॉलिसी अच्छी लगी हो, लेकिन सर्टेन सेक्शन को ये भी तो हो सकता है पॉलिसी अच्छी नहीं लग रही हो। ठीक है, और साथ ही साथ वे फॉरवर्ड क्या है। तो इस एंगल से हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे यहाँ पर, और आज हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे जहां तक हो सकेगा वहां तक। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विथ आवर टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक होगा पब्लिक पॉलिसी। तो नाम से ही पता चल रहा है पब्लिक पॉलिसी क्या होती है। पब्लिक पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए डिसीजंस होते हैं, ठीक है, जिसका एम होता है स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का। जैसे हमारे देश में बहुत सारी पॉलिसी बनाई गई, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी देखते हैं, ठीक है, जहां पर हम क्या देखते हैं कि जो भी आपके पॉपुलेशन है उनका एक प्रकार से लिविंग स्टैंडर्ड्स इंश्योर हो, साथ ही साथ उनको बेसिक इनकम्स की मौजूदगी हो, ठीक है, साथ ही साथ इनकम इनइक्वालिटी कम हो। तो इस एंगल से आपका गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, चाहे वो इकोनॉमिक रेस्पेक्ट में हो, सोशल रेस्पेक्ट में हो, या फिर पॉलिटिकल रेस्पेक्ट में हो। जैसे वुमेन से रिलेटेड पॉलिसी बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, क्योंकि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इन वेरियस सेक्टर काफी ज्यादा लो है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट चाहती है कि उनका भी पार्टिसिपेशन रोल काफी ज्यादा हाईलाइटेड हो, ठीक है, इन वेरियस डायमेंशंस, वेदर इट इज स्पोर्ट्स, वेदर इट इज द पॉलिटिक्स, वेदर इट इज द इकोनॉमी, वेदर इट इज द सोसाइटी। ठीक है, तो ये सब बातें होप यू अंडरस्टूड। अब इम्पोर्टेंट बात ये निकल कर आती है कि जो भी पॉलिसी बनाई जाएंगी उनमें कौन कौन स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे।
तो एक तो है आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपका जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उनको हम कहते हैं। दूसरा है आपका लेजिस्लेचर, ये भी आपने सुना होगा, पार्लियामेंट में जो मेंबर्स बैठते हैं। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी, जो कि एक प्रकार से परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। उसके बाद जुडिशरी, ठीक है, जो एक प्रकार से निगरानी रखते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये 4 स्टेक होल्डर्स मिलकर आपकी जो पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी है, उनकी देखरेख सब करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उसको आप वेरियस कैटेगरी में बांट सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट वैसे तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, आप पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव को समझकर आप कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे हम सब्सटेंसिव पॉलिसी की बात करते हैं, तो सब्सटेंसिव पॉलिसी बेसिकली वो ओवरऑल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी पर फोकस करेगा, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो एजुकेशन को प्रमोट करते हो, ठीक है, या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करते हो, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन को प्रमोट करते हो, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी का ओवरऑल वेलफेयर होगा। अब जैसे एजुकेशन की ही बात कर लेते हैं, एजुकेशन जब सबको मिलेगी तो जाहिर सी बात है लोग एम्पावर होंगे, बच्चे एम्पावर होंगे और अल्टीमेटली वो हायर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को हासिल कर सकते हैं, हायर उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ठीक है, और उसके अंतर्गत आपको ही पता है कि 6 से 14 ईयर्स ऑफ एज हर एक बच्चे को अधिकार है कि वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन गेन कर सकते हैं। और ये बेसिकली आपका जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसके माध्यम से राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत रखा गया। आर्टिकल 21A में आप भी पढ़ते होंगे, और राइट टू एजुकेशन एक्ट भी पारित किया गया था, जिसका मकसद था कि एक प्रकार से इंक्लूसिव एजुकेशन हो, ठीक है, फ्री एजुकेशन हो। तो ये सब कुछ बातें हैं। उसके बाद ये भी आप देखते रहते होंगे कि एक गवर्नमेंट की नियम भी है कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें कम से कम 25% सीट्स ऐसे रिजर्व होने चाहिए जो उन बच्चे को मिले जो या जिन्हें फीस ना देनी पड़े, यूं कह सकते हो कि पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शंस, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी जो होती है वो बेसिकली पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए हो सकती है, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर, हेल्थ केयर सर्विसेज सब डिलीवर करना। जैसे आयुष्मान भारत मिशन, तो आयुष्मान भारत मिशन के तहत सभी व्यक्ति, सभी पॉपुलेशन तो बेनिफिशियरी नहीं है, कुछ ही सेक्शंस आपके बेनिफिशियरी हैं जिनके नाम आपके सोशियो इकोनॉमिक सेंसस 2011 में आते हैं। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं, जैसे आपका पेंशन वाला भी ले लो, ठीक है, या फिर जो आपका पीडीएस सिस्टम ले लो, वो सभी बात है। उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूटिव। रीडिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये हुआ पॉलिसीज के रीऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ रहता है ना, यानी कि जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बना रखी है, ठीक है, उसमें कुछ फंडामेंटल सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस लाने का प्रयास करी जा रही है। जैसे जो कैश ट्रांसफर वाली स्कीम है ना, वो तो पहले से ही मौजूद थी, लेकिन पहले क्या होता था, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती थी, ठीक है, कैश ट्रांसफर करने में, तो काफी ज्यादा घपलेबाजी होती थी। अब क्या हो गया, आपका थोड़ा सा रिफॉर्म किया गया और अल्टीमेटली अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लाया गया, जिसके तहत पैसे जो है डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात है, क्यों लाया गया, सो दैट जो गवर्नमेंट सब्सिडीज में लीकेज देखने को मिलती है उस लीकेज को खत्म किया जाए। ये कीवर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, लीकेजेस ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी या फिर लीकेजेस ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। उसके बाद आपका कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन में क्या होता है, नाम से पता चलता है फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, ठीक है, यानी कि बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज होती हैं जिसमें गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है स्टेट को या फिर लोकल गवर्नमेंट्स को। जैसे आपने भी सुना होगा, फाइनेंस कमीशन ने जो ग्रांट देने की बात की थी लोकल से गवर्नमेंट को, अब जाहिर सी बात है जब गवर्नमेंट उसे देगी तो एक पॉलिसी तैयार करके ही देगी। जैसे बहुत सारे केस में क्या होता है, टाइड ग्रांट होते हैं कि आपको हम फंड तो दे रहे हैं लेकिन आपको स्पेसिफिक सेक्टर्स के ही ऊपर खर्च करना है, तो इस प्रकार से आपका ये होता है, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन नाम से पता चलता है प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ले लो या फिर कोई भी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस वाली स्कीम होती है, जैसे
ये जो आपका क्रेडिट गारंटी स्कीम है, ये सब आप देखते होंगे। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, तो 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत लोन्स दिए जाते हैं अप टू 10 लाख रुपीज टू द नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल या फिर माइक्रो एंटरप्राइजेज। उसके बाद रेगुलेटरी है, तो रेगुलेटरी में तो नाम से पता चल रहा है, ये बेसिकली जो पॉलिसी होती है, दीज आर रिलेटेड टू द रेगुलेशंस ऑफ ट्रेड बिजनेसेस। अब ये सब ट्रेड बिजनेसेस, इन सबको रेगुलेट करना जरूरी होता है गवर्नमेंट के द्वारा, नहीं तो पता चला बेईमानी, करप्शन, ठीक है, इलीगल ट्रेड, ये सब होने लगेगा। इसलिए मकसद रहता है कि रेगुलेटरी पॉलिसी लाई जाए, जैसे ओटीटी के लिए भी रेगुलेटरी पॉलिसी लाई जाती है, ठीक है, मीडिया के लिए भी रेगुलेटरी पॉलिसी लाई जाती है, ठीक है। तो डिफरेंट सेक्टर्स के लिए अपनी अपनी रेगुलेटरी पॉलिसी तैयार की जाती है। सेफ्टी प्रिकॉशंस देख लो, ठीक है, तो ये सब बात है। और तो होप यू अंडरस्टूड जो हमने पॉलिसी के टाइप्स के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सब्सटेंसिव पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, कैपिटलाइजेशन एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। तो आपने इतने सारे पॉलिसी के नाम सुने होंगे, ठीक है। तो आप कुछ ऐसे नाम चुनिए और सबको कैटेगराइज करिए कि कौन कौन से सब्सटेंसिव पॉलिसी में आ सकते हैं, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव में आ सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूटिव में आ सकते हैं, कैपिटलाइजेशन में आएंगे या फिर रेगुलेटरी में आएंगे। तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक एक एग्जाम्पल बस आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का क्या नेचर होता है? गवर्नमेंट जो भी पब्लिक पॉलिसी बनाती है, फिर पॉलिसी बनाती है, तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो भी पब्लिक पॉलिसी होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है। ऐसी कोई भी पब्लिक पॉलिसी नहीं होगी जिसमें कुछ मेजर गोल या एम नहीं होगा। इसलिए जब भी आप मैगजीन से पढ़ते रहते होगे तो आपको लिखा रहता है कि मेजर एम ऑफ द पॉलिसी। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि गवर्नमेंट जो भी मुद्दे पर पॉलिसी बनाएगी, वो मुद्दा जब तक कुछ चिंताजनक नहीं होगा तब तक वो पॉलिसी क्यों बनाएगी, है कि नहीं है? जैसे हम इनइक्वलिटी के ऊपर देखते हैं, इनकम इनइक्वलिटी काफी ज्यादा, तो इनकम इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट वेरियस पॉलिसी बनाती है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी पब्लिक पॉलिसी होगा वो गोल ओरिएंटेड होगा, उनका कोई गोल होगा, ठीक है। और इसका मेजर एम, वैसे कोई पब्लिक पॉलिसी का मेजर एम यही रहता है कि अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ कॉमन पीपल का इन जनरल, लेकिन इन स्पेसिफिक जो आपके पॉलिसी होते हैं वो सर्टेन इश्यूज के लेकर होते हैं। जैसे आपका कहते हैं ना, ये जो आपका हेल्थ केयर इंश्योरेंस दिया गया, तो क्यों दिया गया है कि जो भी आपके वल्नरेबल सेक्शन है जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज को एक्सेस नहीं कर पाते, तो उनके लिए। उसके बाद ये जो आपका पेंशन दिया जाता है बूढ़े बुजुर्ग को, ठीक है, वो इसलिए दिया जाता है कि जो बूढ़े बुजुर्ग है वो आपका कोई डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करे। समझ में आया? तो इस एंगल से देखा जाता है। उसके बाद कलेक्टिव एक्शंस। कलेक्टिव एक्शंस यानी कि जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है, उसमें आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड वेरियस स्टेक होल्डर्स, जैसे वुमेन से रिलेटेड हम कोई पॉलिसी बनाएंगे तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, मिनिस्ट्री होंगे, डिपार्टमेंट होंगे, वो सब तो होंगे, साथ ही साथ वेरियस स्टेक होल्डर्स है, जैसे एनजीओ हो सकता है ना, वुमेन रिलेटेड जो भी जानकार है वो सब हो सकते हैं, ठीक है। तो उन सबको शामिल किया जाता है ताकि बेटर पॉलिसी बन सके और वो सही से जो भी कंसर्न है उसको एड्रेस कर सके। जैसे स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, तो स्वच्छ भारत मिशन में हमने क्या किया, सोसाइटी को भी इन्वॉल्व किया, ठीक है। बिकॉज स्वच्छ भारत मिशन में अगर हम सोसाइटी जो स्टेक होल्डर, पीपल इज स्टेक होल्डर को नहीं लेते, तब वो मास पार्टिसिपेशन नहीं होता और ये सब मुद्दे जो है कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट नहीं हो पाते। उसके बाद वेरियस वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि जो भी पॉलिसी बनाई जाती है तो वो कोई सिंगल प्रोसीजर नहीं होता है, इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। जैसे लेजिस्लेशंस हो सकते हैं, लेजिस्लेशन के माध्यम से भी आपका पॉलिसी बनाया जा सकता है, या फिर ऑर्डिनेंस इश्यू करके, या फिर कोर्ट भी कोई डायरेक्शन डिसीजन दे दे तब भी आपका वो पॉलिसी के रूप में बन सकती है, या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। उसके बाद डिसीजंस। अब ये जो आपका पॉलिसीज है, ठीक है, तो ये जो पॉलिसीज है वो पॉजिटिव या निगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट को लगेगा कि वैसे ये जो पॉलिसी हम बनाएंगे वो बेनिफिशियल होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के कंसर्न्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इस पर जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएंगे। निगेटिवली का मतलब ये हुआ
कि इसमें गवर्नमेंट या फिर जो भी ऑफिशियल्स है वो कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो जो भी पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता तो याद रखना है, कुछ भी हो जाए पब्लिक इंटरेस्ट में ही होगी। ठीक है, कि जो ओवरऑल आम जनता है उसका वेलफेयर हो सके। ठीक है, तो पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरा हो गया कि जो पॉलिसी मेकिंग है वो कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। कॉम्प्लिकेटेड टास्क बिल्कुल है, बिकॉज हमने देखा कि कितने सारे प्रोसेसर से गुजरने पड़ते हैं। साथ ही साथ यूं कह सकते हो कि इतना लार्ज पॉपुलेशन, इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी, और हर एक व्यक्ति के कंसर्न्स को एड्रेस करना जो संतुष्टजनक पॉलिसी तैयार हो सके वो कॉम्प्लिकेटेड ही होती है। बिकॉज आपको भी पता है ना कि अगर हमने कोई पॉलिसी बनाई तो हो सकता है एक सेक्शन खुश हो जाए, दूसरा सेक्शन नाराज हो जाए, बिकॉज डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, एक को अच्छा लगे दूसरे को अच्छा ना लगे। इसलिए पॉलिसी मेकिंग काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें इन्वॉल्व करने पड़ते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का सजेशन लेना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, वहाँ जनता विरोध। ठीक है, जैसे आपने रिसेंट प्रोटेस्ट देखा है वेरियस पॉलिसीज को लेकर, ये भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो पॉलिसी मेकिंग डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि फीडबैक लेते रहिए। ठीक है, उसके बाद डायनेमिक। डायनेमिक मतलब ये है कि कोई भी पॉलिसी होगी वो चेंज होगी ओवर टाइम, बिकॉज हमारी सोसाइटी ही चेंजेबल है, तो समय के साथ जो पॉलिसी होगी वो भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद फॉर्मुलेटिंग पब्लिक पॉलिसी नेसेसिट ए वाइड रेंज ऑफ स्किल। तो बहुत सारे स्किल्स की जरूरत होती है कोई भी पब्लिक पॉलिसी मेकर्स है। ठीक है, ये तो है ही, बिकॉज वो हर एक इश्यू को समझना पड़ेगा, उस इश्यू के बारे में कि कौन सा वो पब्लिक पॉलिसी में शामिल किया जाए, नहीं तो क्या होगा, विरोध हो सकता है। ठीक है, इसके बाद फ्यूचर ओरिएंटेड। कोई भी पब्लिक पॉलिसी है वो फ्यूचर में ध्यान में रख कर ही बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको कि कोई रोड बनाई जा रही है। ठीक है, अब एक जो आम इंसान है, अब उस रोड को किस एंगल से बनाएगा कि भाई साहब सिर्फ रोड ही तो बनाना है, तो आराम से जो भी है इनपुट उसमें डाल दो। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक प्रॉपर स्किल्ड और जिन्होंने इसमें अपना एक्सपीरियंस हासिल करके रखा है, तो उनको लगेगा कि भाई साहब ठीक है रोड तो बना रहे हैं, लेकिन पहली बात तो ये कि रोड ड्यूरेबल होनी चाहिए, तो रोड की क्वालिटी हम देखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि चलो क्लाइमेट चेंज का काफी ज्यादा निकल कर आ रहा है इशू, तो क्यों ना हम यहाँ पर सोलर पावर्ड एलईडी लाइट स्ट्रीट भी लगा दे, ताकि कोल का कंजम्पशन हो ना। ठीक है, कोल का एक्स्ट्रा कंजम्पशन ना हो, तो सोलर पावर एलईडी लाइट होगी तो आराम से ये अपने आप ही पावर्ड होगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट पर कोई निगेटिव असर नहीं होगा। साथ ही साथ साइड से साइड हम पेड़ पौधे लगा दे, ताकि अगर व्हीकल से पॉल्यूशन निकलता है तो ये जो पेड़ पौधे वो ऑब्जॉर्व कर ले। ठीक है, साथ ही साथ प्रॉपर स्लोप, प्रॉपर एंगल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होती है। ठीक है, कि जब भी पॉलिसी बनाई जाएंगी तो वहां पर वाइड रेंज ऑफ स्किल्स होनी चाहिए व्यक्ति में, स्टेक होल्डर्स में। ठीक है, जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, फ्यूचर नुकसान सबको जज कर सके, तो ये बात है। तो फ्यूचर ओरिएंटेड होनी चाहिए। साथ ही साथ पार्टिसिपेटरी एंड कंसल्टेटिव, ये काफी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हम जो भी पब्लिक पॉलिसी बना रहे हैं अल्टीमेटली वो तो सोसाइटी में ही इम्प्लीमेंट करना है। अब सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करना है जिस जनता को, जाहिर सी बात है इन पॉलिसीज का लाभ उठाना है। ठीक है, तो उनसे तो कंसल्ट लेना पड़ेगा ना, नहीं तो हम क्या कहें घर में बैठ के बस अपने सपने के आधार पर, अपने सोच के आधार पर पब्लिक पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन जब हम रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिचुएशन में उस पॉलिसी को उतारते हैं तो पता चला कि कोई काम नहीं कर रहा, जिस मकसद से हमने उसको लाया था वो मकसद ही पूरा नहीं हो रहा। तो इसीलिए पहली बात तो ये कि पार्टिसिपेटरी एंड कंसल्टेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद चलो जनरल प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि आखिर क्या प्रक्रिया होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन का, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो होप यहाँ तक आपने चीजें अच्छे से समझी होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होंगी, क्योंकि ये सब चीजें आसान है, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होंगी। तो चलिए देखते हैं जनरल प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो देखो, व्हेन आवर नेशन गॉट इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो आपको भी पता होगा कि शुरुआत से ही हमने प्लान्ड पॉलिसी अपनाई। जैसे आपका प्लानिंग कमीशन हमने स्टेब्लिश किया, और अल्टीमेटली हमने 5 ईयर प्लान पर भरोसा किया, और
उस आधार पर हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाते चले गए और जो भी सोशल इश्यूज है उसको भी साथ के साथ लेकर चलते आए हैं। ठीक है, तो इंडिया चूज प्लान्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, कि भाई साहब हाँ 5 साल में हमको ये टारगेट है, ये अचीव करना है। उसके बाद फिर से 5 साल में हमने ये टारगेट रखा, ये अचीव करना है। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पर काफी ज्यादा फोकस था, सेकेंड ईयर प्लान में आपका जो हैवी इंडस्ट्रीज है उस पर ज्यादा फोकस था। तो इस एंगल से आपका ये चीजें चली। तो यह विचारधारा थी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ पर हम ज्यादा फोकस करते हैं तो इससे आपका सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ से लोगों की आमदनी बढ़ेगी, ठीक है, लोग फाइनेंशियली एम्पावर होंगे, तो ऐसे में उनकी जो सोशल कंडीशन है वो भी इम्प्रूव होगी और पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी अच्छे से हो सकेगा। और जब ये तीनों चीजें हो जाती हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली प्लानिंग कमीशन को गठित किया गया और वही रिस्पॉन्सिबल थे पॉलिसीज बनाने में और जो भी आपका आगे की सोशल इश्यूज है उसको हैंडल करने में। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कुछ प्लानिंग के जो थीम्स थे, ठीक है, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ जैसा थीम था। ठीक है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 5 ईयर प्लान था वो आपका प्राइमरी सोर्स बना फॉर ऑल गवर्नमेंट पॉलिसी। तो जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई जाती थी 5 ईयर प्लान के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, है ना, जो टारगेट्स थे उसको ध्यान में रख कर बनाए जाते थे। तो 5 ईयर प्लान जो है वो आपका डेवलपमेंट को भी साथ में लेकर चलता था। जैसे आप देख लो, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो आपका एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस था। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा। साथ ही साथ जो भी आपके वर्कर्स इन एक्टिविटीज में एंगेज है तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इन सब के एंगल को काफी ज्यादा ध्यान में रखा गया। बिकॉज उस समय एग्रीकल्चर में जो लोग थे वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे। तो अगर इनका वेलफेयर होता है तो काफी मेजर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन का वेलफेयर होगा। उसके बाद सेकंड जो है वो आपका मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस था। और क्या क्या फोकस एरिया रहा सब्सिक्वेंट प्लान्स में, तो ये सब कीवर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस था, ठीक है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की फोकस थी। तो इसमें आपका ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी टेक्नोलॉजी भी निकल कर आई। फिर डिफेंस एक्सपेंडिचर, अब समझो कि जब हम बात करते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर तो आप यहाँ से ये ऑब्जर्व कर सकते हो किस प्रकार से अगर हमारी जो पड़ोसी देश है अगर वो हॉस्टाइल होते तो एक प्रकार से किसी भी देश को एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है डिफेंस के मेंटेनेंस को लेकर। अदरवाइज ये सारी की सारी पैसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में खर्च हो सकते थे और जो सोशल इंडिकेटर्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है, वो और ज्यादा बेटर हो सकता था। बट बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी क्रिएटेड बाय द हॉस्टाइल नेबर्स, तो इसी कारण काफी ज्यादा डिफेंस में एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं और जो भी पैसे हैं उनको उधर डाइवर्ट करना पड़ता है। बिकॉज देश की सिक्योरिटी सबसे पहली चीज होती है। ठीक है, देश की सुरक्षा अगर मजबूत है तो जाहिर सी बात है तभी जाके जो डेवलपमेंट सब है वो सब अच्छे से इंश्योर हो सकेगा। उसके बाद एक्सपोर्ट, पब्लिक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, पॉवर्टी हटाने की जो भी आपकी रही है, और पॉवर्टी गरीबी हटाओ तो नारा भी रहा है एक समय। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट रिफॉर्म्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आपके फोकस एरियाज थे आने वाले प्लान्स में। और भारत में एक प्रकार से जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया रही है वो डिफिकल्ट टास्क रही है। बिकॉज मैंने आपको बताया डिफरेंट स्टेक होल्डर सबके कंसर्न्स को हैंडल करने पड़ते हैं और इतनी सारी डाइवर्सिटी है, चाहे सोशल एस्पेक्ट देख लो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट देख लो या फिर आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट देख लो। तो इसलिए जो पॉलिसी रहा है वो कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट देखने को मिलती है। तो ये चीजें हमने डिस्कस किया। अब पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे होता है तो इसको आप भी समझ सकते हैं, ये जो डायग्राम है ना इसके माध्यम से। तो पहली बात तो एजेंडा सेटिंग, यानी कि कौन से मुद्दे पर हम पॉलिसी बनाएंगे। उसके बाद पॉलिसी तैयार किया जाएगा, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से ड्राफ्ट, और इसमें आपका ब्यूरोक्रेसी, लेजिस्लेचर, रेगुलेटरी सबका सहारा लिया जाएगा। ठीक है, ताकि जो भी प्लस माइनस पॉइंट्स निकल कर आ रहे सबको एड्रेस किया जा सके। ठीक है, उसके बाद पॉलिसी अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट करने वाले आपके
जो भी ब्यूरोक्रेट्स है वो सब देखेंगे कि इनका अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है, और उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पर जाके ऑब्जर्व करेंगे। तो उसके बाद जो भी कमियां निकल कर आएगी, लेट्स से कि पॉलिसी बना दी गई, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, पता चला जब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया गया तो एक ऐसी निकल कर आ रही है कि जो कुछ सेक्शंस है वो बेनिफिट उठा रहे डिस्पाइट कि वो ऑलरेडी उन बेनिफिट को ले चुके हैं पहले। तो क्या होगा, ये वीकनेस निकल कर आ गई, तो फिर से इस वीकनेस को दूर किया जाएगा, है ना। तो एक प्रकार से जब हम रियल लाइफ पर कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक तो खामियां हम देखते हैं और उसके हम सक्सेस को देखते हैं कि जो खामियां निकल कर आएंगे उस खामियां को दूर करेंगे, और जो सक्सेस निकल कर आ रही है तो उसको हम और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, यही होता है। तो पॉलिसी इवोल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आपका जो भी उसमें रिवीजन करने की बात हो वो हो सकती है। तो इस प्रकार से आपका चीजें चलता है। तो एजेंडा सेटिंग हो गया, पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो गया, पॉलिसी एडॉप्शन हो गया, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, फिर पॉलिसी इवेल्युएशन जिसको हम कहते हैं फीडबैक लूप, उसके बाद एजेंडा सेटिंग। तो होप यू अंडरस्टूड। अब आते हैं प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन तो आपको ही पता है ना, जो एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, लेकिन काफी ज्यादा पावरफुल बॉडी एक प्रकार से मान के कह सकते हो, क्योंकि ये जो आपकी प्लानिंग तैयार करते थे 5 साल के लिए, यही प्लानिंग को एक प्रकार से ग्राउंड मानकर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती थी, ठीक है, कि वैसा यही टारगेट को हमें अचीव करना है। तो प्लान बेस्ड डिसीजन मेकिंग होता था सिंस इंडिपेंडेंस। और आपको पता है जो आपका 2015 है ना, उसमें प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया और अल्टीमेटली उसकी जगह पर नीति आयोग आ गई। तो आफ्टर 1947 जो इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी है वो बनाया गया बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी विद नेहरू, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इसके चेयरमैन थे। तो किस प्रकार से प्लानिंग कमीशन गठित हुआ इसके बारे में आप जान सकते हो कि जैसे 1947 हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी बनाया गया, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा बनाई गई थी और इसके चेयरमैन कौन थे, नेहरू साहब। और इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि किस प्रकार से हम प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप को बैलेंस करें और अर्बन एंड रूरल इकोनॉमी पर फोकस करें। तो इसी कमेटी ने, ठीक है, 1948 में रिकमेंड कर दिया कि वैसा हमें एक प्लानिंग कमीशन बनाने की जरूरत है टू फुलफिल आवर एम। So that's why, because of the recommendation 1950 में, to achieve the desired objectives and for upbringing the living standards of the people, the planning commission को गठित किया गया by resolution of the government of India, जो एक एडवाइजरी और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन था। तो भले ही एडवाइजरी और एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया गया था ये बॉडी, लेकिन पावरफुल तो था, ये आप भी मानते होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ इंडियन प्लानिंग की, तो फीचर्स ऑफ इंडियन प्लानिंग में सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो प्लानिंग होता था वो 5 साल का प्लानिंग होता था, जिसमें आपके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी होते थे। उसके बाद कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, कम्प्रिहेंसिव यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारी प्लानिंग थी वो इकोनॉमिक पैरामीटर पर फोकस नहीं करती थी, सोशल पैरामीटर्स पर भी फोकस करती थी, सो दैट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, ठीक है। जैसे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्पैरिटीज को मिनिमाइज करने की बात हो, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब क्या होता है कि सिर्फ रिच पर्सन का या फिर आपके कैपिटलिस्ट का ग्रोथ नहीं, बल्कि सभी का, जो पुअर सेक्शंस ऑफ द पीपल है उनका भी ग्रोथ हो। उसके बाद जो भी पॉलिसीज थी, आपको पता होगा कि पब्लिक सेक्टर जो थी उसमें एक अहम रोल हुआ करता था। साथ ही साथ मार्केट फोर्सेस को गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती। आज तो चलो ठीक है, मेजोरिटली अगर देखा जाए तो मार्केट फोर्सेस का रेगुलेशन गवर्नमेंट उतनी ज्यादा नहीं करती है जब तक इमरजेंसी सिचुएशन ना आए, वो इंडिपेंडेंट कंट्रोल होता है। लेकिन पहले क्या था, गवर्नमेंट का कंट्रोल मार्केट फोर्सेस पे काफी ज्यादा आता था। क्या एक्सपोर्ट करवाना है, क्या इंपोर्ट करने से मना करना है, वो सब गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी। और ज्यादातर जो भी प्रोडक्शन होता था वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ही करते थे, ठीक है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट उतनी ज्यादा नहीं थी। वो जो प्राइवेट सेक्टर है उसका आना हुआ 1991 के बाद, जब रोबस्ट चेंज भारत ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में किया।
ठीक है। और जैसा कि आपको पता है प्राइवेट सेक्टर अगर होते भी थे तो लेजिस्लेटिव रेस्ट्रिक्शंस उन पर काफी ज्यादा होती थी, ठीक है। जैसे कुछ भी आपको प्रोडक्शन करना है तो लाइसेंस लो, तो एक प्रकार से लाइसेंस राज जैसा सिस्टम होता था। और बहुत सारे सेक्टर्स में तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बंद ही थे, ठीक है। लेकिन 1990s के बाद स्ट्रेटजी चेंज हुआ बिकॉज ऑफ द एलपीजी रिफॉर्म्स, एंड अब प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जाता है कि पार्टिसिपेट करिए डेवलपमेंटल प्रोसेस में। इसका काफी ज्यादा बेनिफिट भी होता है ना, जब प्राइवेट सेक्टर आते हैं तो एक प्रकार से गवर्नमेंट की लोड कम हो जाती है ना। गवर्नमेंट जो है अन्य चीजों पर भी फोकस कर सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट आता है, टेक्नोलॉजी आता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, एक्सपोर्ट भी हो सकता है, तो ये सब बेनिफिट्स निकल कर आती है। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट ही सब कुछ हो, सारा वही प्रोड्यूस करे, पूरा सिस्टम वही देखे, तो एक प्रकार से यूं कहो कि इफिकेसी नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो इकोनॉमी जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो बात है, ठीक है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट का अप्रोच भी है, इस गवर्नमेंट के बारे में आप सुनते रहते होगे, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, है ना। तो ये है। उसके बाद पीपीपी मॉडल का एग्जांपल दे सकते हो कि किस प्रकार से जो गवर्नमेंट है वो पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहाँ पर गवर्नमेंट भी कुछ कंट्रीब्यूशन देती है, प्राइवेट का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, और दोनों मिलकर वो बेसिकली कोई प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात हो, ठीक है, इस पर फोकस करते हैं। उसके बाद डेमोक्रेटिक प्लानिंग, जिसमें ओपिनियन सब लिए जाते हैं, एक्सपर्ट सबके, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, बॉटम अप अप्रोच को फॉलो किया जाता है रेदर देन टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच यानी कि ग्राउंड रियलिटी को समझकर, और वहां से आपका पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा, या फिर यूं कह सकते हो कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होगा। रेदर कि हम जो है टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करें, जहां पर कुछ सर्टेन ऑफिशियल्स होंगे, है ना, डिस्पाइट की वो ग्राउंड रियलिटी क्या है, पॉलिसी बना दी है, पता चला जब उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो इम्प्लीमेंट ही सही नहीं हो रहा है, जिसके कारण पॉलिसी फेल्यूर हो जाएगी। उसके बाद प्रोस्पेक्टिव एंड पर्सपेक्टिव प्लानिंग। प्रोस्पेक्टिव एंड पर्सपेक्टिव सिंपल सा मतलब वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम इन्वॉल्व रहते हैं उसमें। और एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी भी हमें देखने को मिलती है, जो कि प्लानिंग कमीशन के रूप में है, 1950 में स्टेब्लिश हुआ था, जो प्लान सबको डेवलप करते थे और इसके इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटर करते थे। और जो भी प्लानिंग होती थी उसमें इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स दोनों डायमेंशन शामिल थे, along with economic developmental goals। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि ये भी सुनिश्चित किया जाता था कि जो भी वेरियस सेक्टर से एक्टिविटीज है, डिपार्टमेंट है, उनको कितना फंड दिया जाए, ठीक है, ताकि बेटर फाइनेंशियल एलोकेशन हो सके बेस्ड ऑन द नेसेसिटी। तो ये हमने देखा, तो आपको हो कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझ में आ गई होगी। पहला तो आपका 5 ईयर प्लानिंग है, आपका दूसरा कंप्रिहेंसिव प्लानिंग, बिकॉज वेरियस पैरामीटर्स, डायमेंशन, सोशल पैरामीटर सबको इन्वॉल्व किया जाता है। उसके बाद पब्लिक सेक्टर पर ज्यादा फोकस था, मार्केट फोर्सेस पर ज्यादा रेगुलेशंस गवर्नमेंट की हुआ करती थी। लेकिन 1990s तक, 1991 के बाद तो थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है अपना प्रेजेंस कम कर रही है। आज भी देख सकते हो कि डिसइन्वेस्टमेंट सब पर गवर्नमेंट फोकस करती है। उसके बाद डेमोक्रेटिक प्लानिंग, उसके बाद प्रोस्पेक्टिव एंड पर्सपेक्टिव प्लानिंग, उसके बाद सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेशल प्लानिंग, उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग। अब देखते हैं कि क्या अचीवमेंट्स हमने किया है प्लान पॉलिसी मेकिंग, जो हमने पालन किया 1950s के बाद से। तो जो भी प्लानिंग भारत में अडॉप्ट की गई 5 ईयर प्लानिंग, तो आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी क्यों ली होगी इन सब चीजों का, कि हमें रोड बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि प्राइवेट कैपिटलिस्ट के पास इतने पैसे तो है नहीं को रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, उस समय की बात कर रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि गवर्नमेंट का मेजर एम ये भी तो था कि भाई साहब इंक्लूसिव ग्रोथ हो, ठीक है। तो कोई प्राइवेट कंपनी होगी वो तो वहां पर इंडस्ट्री सेटअप करेगी ना जहां पर उनका प्रॉफिट ज्यादा हो, रेदर कि वो सोशल वेलफेयर को पहले प्रायोरिटी देगी। तो इस एंगल से अगर आप देखिएगा तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक लेवल पर भी था, लेकिन साथ ही साथ सोशल लेवल पर भी था, ठीक है। तो ये बात निकल कर आती है।
तो चलो अचीवमेंट्स की बात करते हैं। तो पहली बात, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ अच्छी खासी हमें देखने को मिली थी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, और कम्युनिकेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर वेल डेवलप नहीं होगी तो कितना भी आप अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, वो मार्केट में पहुंच ही नहीं पाएगा। तो फिर आपको बेनिफिट कैसे मिलेगी, फार्मर्स को बेनिफिट कैसे मिलेगी? इसलिए सबसे पहली पिलर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने की या फिर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की, वो है आपका कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद पावर जनरेशन आता है, ठीक है। पावर जनरेशन से क्या बेनिफिट मिलेगा कि जो भी प्रोडक्शन सब है वो आपको उसमें मदद मिलेगी, ठीक है। पहले तो चलो ठीक है मैनुअल होता था, लेकिन अब पावर जनरेशन से क्या होगा, मोर एंड मोर प्रोडक्शन होगा, एफिशिएंसी आएगी। तो ये सब बात है। उसके बाद कम्युनिकेशन है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पिलर है। उसके बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी ज्यादा बढ़ी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कोई व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो कितने साल तक रह सकता है, जी सकता है, उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। और इसमें बहुत ही पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है। साथ ही साथ इन्फेंट एंड मोर्टेलिटी रेट मैंने आपको आई थिंक कि पिछले इंडियन सोसाइटी के लास्ट लेक्चर में बताया भी था, ठीक है, कि काफी बड़ा सुधार हुआ है। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, एक ही डाटा यूज करो, ज्यादा नहीं। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। 1991 में 26.5 होता था, ठीक है, और 2017 में घटकर जो आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो 8.9 हो गया, ठीक है। उसके बाद नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी हुई है। और जैसे कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ना इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें जीडीपी के टर्म्स में तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। और ये अभी यूके को पछाड़कर इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट बना है, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी का सिंपल सा मतलब है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चाइल्ड डेथ रेट। तो ये सब कमी हुई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये सब की कमी हुई है, तो काफी बड़ा अचीवमेंट है। कौन गवर्नमेंट ने फोकस किया है इस सब चीजों पर, हेल्थ केयर पर, एजुकेशन पर। आज आप देख सकते हो लिटरेसी का, या फिर लिटरेसी का भी एग्जांपल ले सकते हो कि लिटरेसी 1950s के दौरान खासकर वुमेन में देखो कितनी कम थी, और आज जो है जो हम 2022 के पीरियड में आ रहे, तो लिटरेसी कितनी ज्यादा बढ़ी है। वो अलग बात है कि क्वालिटी ऑफ लिटरेसी एक प्रॉब्लम रही है हमारे देश में, लेकिन हाँ ओवरऑल लिटरेसी का इंक्रीमेंट हुआ है। और सबसे गर्व की बात है वुमेन लिटरेसी का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट इज योर इंक्रीज इन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, ये तो हमने देखा है, ठीक है। अभी हमने देखा बेसिकली पीडीएफ जो है वो आपका बंद हो गया था इसलिए। एंड हाइयर ग्रोथ रेट, बिल्कुल सही। तो इंडिया ने काफी ज्यादा हाइयर ग्रोथ रेट देखा है, स्पेशली जब आपका एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ है। तो ये भी है कि 2002 से 2014 के पीरियड में आपका डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला था। और अभी की अगर हम बात करें तो काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन चल रही है ग्लोबल ऑर्डर में, जिसके कारण में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी प्रभावित हो रही है। जैसे एक तो आपका कोविड-19 है, ठीक है। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर है, जिसके कारण कहीं ना कहीं असर तो भारत पर भी पड़ता है, बिकॉज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कोई भी आइसोलेटेड नहीं है, सब इंटीग्रेटेड है। तो एक इश्यू अगर ग्लोबल वर्ल्ड में आती है तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल वर्ल्ड पर देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, ग्रोथ, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सब कुछ। उसके बाद इंडिया जो है सबसे बड़ी अचीवमेंट है, बिकम ए सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी यानी कि यहाँ पर आपको वेरियस टाइप्स के इंडस्ट्रीज मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी है। 1950s के दौरान कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चरली सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, हमें इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करना पड़ता था अपने पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। लेकिन जब से ग्रीन रिवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन हमारे देश में हुआ, हमने फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर ली, ठीक है। साथ ही साथ आज आप देख सकते हो सर्विसेज सेक्टर में हम कितने ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी काफी अच्छे से प्रयास हो रहा है।
लेकिन कहीं ना कहीं एक दिक्कत रही कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा शुरुआत से ही जो उसको पुश मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका, जिसके कारण आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है जितनी उसकी पोटेंशियल थी। तो आज भारत में रिसोर्सेस के मामले में बात करें तो लगभग लगभग काफी ज्यादा रिसोर्सेस हमारे देश में मौजूद है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी था पीछे रहा था। उसके बाद देख लो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हाँ, ये काफी ज्यादा फोकस एरिया गवर्नमेंट का रहा है, बिकॉज इन्हीं दो तीन चीजों से आपका जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आपका हो सकेगा। तो ये हमने देखा। एक डाटा भी याद रख सकते हो, एनर्जी सेक्टर में भी काफी ज्यादा अचीवमेंट हुई है। जैसे देख लो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, इसको आप याद रखो ना, काफी अच्छा है डाटा ये। तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो आपका 1950 में ओनली 2301 यानी कि 2301 मेगावाट होती थी, समझ में आया? टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में फॉसिल प्लस नॉन फॉसिल दोनों मिला लो तो 1950 में आपका 2301 मेगावाट होती थी, यानी कि इतना पोटेंशियल था हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। आज अगर हम बात करें 2022 में, ये मैंने डाटा जो है ना लेटेस्ट गवर्नमेंट वेबसाइट से उठाया है, तो एक प्रकार से 4,07,797 मेगावाट यानी कि 4,07,797 मेगावाट की पोटेंशियल रखते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की। ठीक है, तो आप सोचो कितना बड़ा चेंज आया है। और जिसके पास एनर्जी सिक्योरिटी है, मान के चलिए वो काफी ज्यादा सिक्योर नेशन है, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का ही है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्राइव होगी, अगर नहीं है तो कहाँ से ड्राइव होगी? ठीक है, नहीं? तो दैट्स वाई आज देख लो रशिया ने जो भी आपके नेचुरल गैस के सप्लाई को अगर बंद कर दिया तो यूरोप किस प्रकार से इश्यू फेस कर रहा है ना? तो ये हमने देखा। चलो उसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस पर भी फोकस किया गया। जैसे इसरो सब ऑर्गेनाइजेशन का गठन है ना 1960 70 सब में ही हमें देखने को मिला था। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ हम आगे बढ़े, ग्रीन रेवोल्यूशन की भी बात कर लो, बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लो। ठीक है, तो ये बात है। चलो उसके बाद फ्लॉज इन प्लांट डेवलपमेंट है, यानी कि सब कुछ अच्छा तो नहीं रहा है ना कुछ फ्लॉज भी रहे प्लांट डेवलपमेंट में। प्लांट डेवलपमेंट में क्या फ्लॉज रहे, क्या खामियां रही, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन दूर नहीं हो पाई। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ तो काफी ज्यादा फोकस रहा गवर्नमेंट का, लेकिन इस इकोनॉमिक ग्रोथ ने कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी या फिर जॉब जो क्रिएट होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई, जिसके कारण एक तंज भी कसा जाता है कि भाई सर जॉबलेस ग्रोथ या जॉबलेस डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, यानी कि जॉब ही नहीं तो इनकम सिक्योरिटी नहीं, इनकम सिक्योरिटी नहीं तो फिर यूँ कह सकते हो कि सोशल इंडिकेटर्स सही नहीं हो पाएंगे व्यक्ति के। ठीक है, कोई बीमारी हुआ तो उसके इलाज के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो जब तक उनकी एक सिक्योर जॉब नहीं होगी, एक अच्छा खासा इनकम नहीं होगा, तो कह सकते हो कि हेल्थ क्राइसिस अगर आती है तो उस पर कितना ज्यादा गहरा इम्पैक्ट डाल सकेगा। और यहाँ पर देख लो द रेट ऑफ जॉब ग्रोथ इज ओनली 2%। एक समय ये भी न्यूज में आपने सुना होगा कि 45 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रहा है। ये सब डाटा न्यूज़पेपर में भी आती थी। उसके बाद इनइक्वलिटी बढ़ी है, ऑक्सफोम का रिपोर्ट लेकर पढ़ लो, इनइक्वलिटी काफी ज्यादा है ना? और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डाटा के अनुसार कि लगभग लगभग 70 साल हो चुके हैं हमारे डेमोक्रेसी के या फिर हमारे देश के आजाद किए हुए, फिर भी 22% पॉपुलेशन, जो कि काफी ज्यादा संख्या है, वो आपका बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन काफी ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पॉवर्टी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ है ना काफी ज्यादा वीक रहा है ना? 4% 3%, कभी कभी तो निगेटिव ग्रोथ भी रहा है। जबकि अगर हम इंडिया की बात करें तो काफी ज्यादा फर्टाइल सॉइल है। ठीक है, लेबर चीप है। ठीक है, वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द डाइवर्स एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन। बट बिकॉज ऑफ ऑल दीज, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है ना
वो कहीं ना कहीं उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं देखा। और उसके बाद शुरुआत में गवर्नमेंट का फोकस था स्मॉल स्केल रूरल इंडस्ट्रीज पर ओवर द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, क्योंकि जो आपके कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज थे ना, इनकी एक चिंता थी कि कहीं ना कहीं ये जो लेबर की डिमांड है उसको कम कर देगा, और भारत में लेबर की सप्लाई काफी ज्यादा थी उस समय, है ना, आज भी है। और एक बात और कि मैन्युफैक्चरिंग की जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ पिकअप नहीं कर पाई, उसकी जगह पर सर्विसेज ने काफी ज्यादा पिकअप हासिल किया। ये आप भी देखते हो आज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सर्विसेज सेक्टर ही करता है। ठीक है, ये बात है। उसके बाद प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि डिस्पाइट इकोनॉमिक प्लानिंग एंड ऑल दीज, जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए दिखे, जैसे आपका इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो आज भी आप देख सकते हो कितनी ज्यादा एक प्रकार से प्राइसेस फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर सका, है ना, पर कैपिटा इनकम हैज रिमेन स्टैग्नेंट, जबकि इन्फ्लेशन जो है काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा, जिसके कारण जो भी प्रोडक्ट के प्राइसेस से काफी ज्यादा महंगा हो गया, और सबसे ज्यादा असर कहीं ना कहीं मिडिल एंड लोअर क्लास के लोगों को असर किया। तो भले ही एक प्रकार से जो कहो ग्रोथ हुआ, लेकिन इनकम लेवल पर ग्रोथ नहीं देखने के लिए, खासकर पुअर एंड द मिडिल क्लासेस। ठीक है, और इसी का परिणाम है स्लम्स जैसी सिचुएशन आप देखते हो अर्बन एरियाज में। ठीक है, सैनिटेशन की इश्यू निकल कर आती है, ये सब बात है। उसके बाद चलो लैकुनास देखते हैं, यानी कि क्या कमियां हैं पब्लिक पॉलिसी में। यहाँ पर हमने क्या देखा, फ्लॉज इन प्लांट डेवलपमेंट, की जो प्लांट डेवलपमेंट का गवर्नमेंट का फोकस था उस पर क्या कमियां रही। ठीक है, यानी क्या अचीव हम नहीं कर पाए। ठीक है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा हो गया, इनइक्वलिटी देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है अपने पोटेंशियल को हासिल नहीं कर सका, मैन्युफैक्चरिंग इश्यू निकल कर आती है, प्राइस स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलती है, साथ ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी पर कैपिटा इनकम जो ग्रोथ होनी चाहिए थी जिस लेवल से, वो कहीं ना कहीं लेवल अटेंड नहीं किया जा सका। अब हम चलते हैं इंडिया की जो पब्लिक पॉलिसी है, भारत में जो भी पब्लिक पॉलिसी सब बनाती हैं उसकी क्या कमियां रही है, तो उसी कमियों को हम जज करेंगे एक प्रकार से दो लेवल पर। एक तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कमियां देखने को मिलेगा, उसके बाद पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में कमियां देखने को मिलेगा, बिकॉज ये दोनों चीजें होती है ना, जब भी पब्लिक पॉलिसी बनाएंगे तो एक तो फॉर्मुलेशन होगा, तैयार किया जाएगा, तो हो सकता है उसमें कमियां हो कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कंसल्ट नहीं किया गया, या फिर टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाया गया होगा। ठीक है, तो सब कुछ कमियां होगी। उसके बाद हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन में क्या कमी है। तो सबसे पहले पॉलिसी फॉर्मुलेशन में पहला है आपका ओवर सेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो भी पॉलिसी बनाई जाती है एक प्रकार से टॉप टू बॉटम अप्रोच देखने को मिलता है। टॉप टू बॉटम अप्रोच यानी कि जो वेरियस स्टेक होल्डर्स सबको कंसल्ट करने हैं, पार्टिसिपेटिव कंसल्टेशन होने हैं, वो सब नहीं हो पाती। जो हायर ऑफिशियल्स है वो बेसिकली ऑफिस में बैठ के पॉलिसी बना देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रियल सिनेरियो की ग्राउंड लेवल पर क्या है। ठीक है, उसके बाद असेसमेंट डाटा एनालिसिस की कमी, और जब भी डाटा एनालिसिस की कमी होगी तो पॉलिसी अपनी सही तरीके से ना तो बन पाएगी ना सही से इम्प्लीमेंट हो पाएगी। ठीक है, अब जैसे 140 करोड़ पॉपुलेशन है, अब हम 10 करोड़ के पॉपुलेशन के आधार पर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई सब गरीब क्या है और अमीर क्या है। ठीक है, और उस आधार पर हम कोई पॉलिसी बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है हम इस 10 करोड़ के पॉपुलेशन के आधार पर हम कोई पॉलिसी तय कर रहे हैं ना। अगर हम 140 करोड़ के पॉपुलेशन के प्रॉपर डाटा एनालिसिस सब अगर कर दे तो पॉलिसी और ज्यादा बेहतर बनती, और ज्यादा रियलिस्टिक होती। ठीक है, जैसे ये सब आप देखते हो ना, अभी जो न्यूज में आई थी हंगर इंडेक्स वाली में। ठीक है, तो उस सब में क्या कंसर्न होती है कि जो डाटा होता है काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड होता है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल देश के सिनेरियो को नहीं बता सकती, ये बात है। उसके बाद पॉलिटिकली मोटिवेटेड पॉलिसी काफी ज्यादा चलती है ना, रेदर साइंटिफिक एंड रैशनल पॉलिसी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड पॉलिसी ज्यादा चलती है टू गेट द वोट्स। ठीक है,
जैसे लोन वेवर सब स्कीम चलती है जो इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, बिकॉज बैंकिंग सिस्टम पर स्ट्रेस डालता है। उसके बाद नॉन गवर्नमेंटल पार्टिसिपेशन इन इन्फॉर्म्ड डिबेट्स, ये सब की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, और ये सब का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, डिबेट्स होना जरूरी है कि क्या पॉलिसी के पॉजिटिव से नेगेटिव है, ताकि ब्रॉडर एनालिसिस मिले उस इश्यू के बारे में और गवर्नमेंट उन इश्यू को एक्सेप्ट करने में लिबरल हो। ठीक है, उसके बाद प्रायर टू पॉलिसी मेकिंग, यानी कि पॉलिसी मेकिंग से पहले जो आपका सिस्टमेटिक रिसर्च एंड इंटीग्रेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। पॉलिसी decisions are often taken without proper analysis of cost, advantage क्या होंगे, trade-offs and implications क्या होगा, इन सब proper analysis के बिना ही उसको ला दिया जाता है। ठीक है, एक और खामियां हम देखते हैं जो आप भी समझते होंगे कि पॉलिसी बना तो दी जाती है, लेकिन एक प्रकार से होता है ना रिवेल्युएशन करना, परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, परफॉर्मेंस को हम ट्रैक नहीं करते। जैसे हम इतनी सारी स्कीम्स लेकर आते चलाते, लेकिन उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं कर पाते। ठीक है, कि आखिरकार वो कितनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, तो 1 साल या फिर 6 महीने या फिर 3 महीने का एक परफॉर्मेंस ट्रैकर प्लानिंग होनी चाहिए। यहाँ कोई भी स्कीम है सबका परफॉर्मेंस ट्रैक करिए और बेस्ड ऑन दैट परफॉर्मेंस एक्शन लिया जाए, है ना। ये होता है 5 साल में परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहे हैं, तो 5 साल में परफॉर्मेंस ट्रैक करते करते क्या ही पता चलेगा। ये सब शॉर्ट टर्म में ट्रैकिंग होनी चाहिए और इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसके बाद इश्यूज विद पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्या इश्यू है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी काफी ज्यादा वीक है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पर तो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म की जरूरत है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद पुअर आइडेंटिफिकेशन एंड टारगेटिंग ऑफ एलिजिबल बेनिफिशियरी, इतनी सारी योजनाएं चलती है लेकिन आप घोस्ट बेनिफिशियरीज का नाम जरूर सुनते होंगे। बहुत सारे जो बेनिफिशियरीज जिनको लिस्ट में नाम होना चाहिए लेकिन वो एक्सक्लूडेड रहते हैं, उनको बेनिफिट नहीं मिल पाती। साथ ही साथ जो डिलीवरी एजेंसीज हैं जो ये सब स्कीम सबके लाभ देते हैं, उनमें जो स्किल्स होनी चाहिए वो सबकी कमी है। उसके बाद लोगों में भी जनता जागरूकता नहीं है, एक प्रकार से नॉलेज की कमी है, जो प्रोग्राम्स के डिटेल्स बेसिक्स की जानकारी नहीं जान पाते हैं। ठीक है, क्या बेनिफिट उनको मिलेगा उनको नहीं जान पाते, कैसे अवेल करना है नहीं जानकारी होती है, तो इसके कारण दिक्कतें होती है। तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स ऑल द टॉपिक्स इन वन गो, होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका नियो लिबरल पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंटल प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, तो मैंने शुरुआत कर दिया है, जल्द से जल्द इसको खत्म करेंगे ही करेंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कैसा लगा आपको ये लेक्चर सीरीज, जल्द से जल्द आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच।